हेलो सी एंड स्टूडेंट्स। ये अपना कैश बुक का नहीं, कैश फ्लो स्टेटमेंट का लास्ट लेक्चर है, जहां पे आपका मेन सबसे बड़ा टॉपिक, जो टॉपिक कम से कम 20-25 घंटे में खत्म होने वाला टॉपिक है, वो ऑनलाइन के मदद से अपना जल्दी खत्म हो गया है, और इतने वेराइटी के सम्स के साथ। तो लास्ट वाला क्वेश्चन कौन सा किया था अपन ने? 23 किया था, बराबर। तो अभी हम लोग करेंगे 24। यस बेटा, यस यस यस, वी आर गोइंग टू डू अ क्वेश्चन नंबर 24। सन लिमिटेड, देखो एक क्वेश्चन है, सन लिमिटेड दिख रहा है? तो बस स्टार्ट करते हैं। 31 मार्च 2011 एंड 2010, अभी इसने दोनों करके दिया। तो जो लास्ट वाला 2010 वो ओपनिंग है, और जो 11 है वो क्लोजिंग है। अब देखते हैं अभी क्या क्या बोला है। इक्विटी शेयर कैपिटल दिया, रिजर्व्स में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया है, फिर करंट लायबिलिटी में करंट लायबिलिटी दिया, देखो 3 नाम। फिर उसके बाद फिक्स असेट में प्रीमाइजेस दिया है, फिक्चर्स दिया, व्हीकल दिया, फिर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट दिया है, फिर करंट असेट दिया, इन्वेंटरी दिया, ट्रेड रिसीवेबल दिया, और बैंक दिया है। हम लोग तो एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2011। तो 31 मार्च 2011 का प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया है, यही अपने को चाहिए। बट ये जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया है, ये कैश प्रॉफिट नहीं है, बट इसको हम लोग कैश प्रॉफिट तो बना सकते हैं ना। अरे समझा क्या? फिर आपको दिया है टैक्सेशन दिया है, मतलब ऊपर टैक्सेशन भी है, तो मैं बोलूं टैक्सेशन का एक अकाउंट बना लेना चाहिए। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट, उसके बाद डिविडेंड डिक्लेयर, और ऊपर भी डिविडेंड पेएबल, तो मैं बोलूं प्रपोज डिविडेंड के बराबर हो जाएगा। फिर रिटेन प्रॉफिट वगैरह दिया है। फिर उसके बाद फर्दर इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल, डेप्रिसिएशन दोनों का दिया है, फिक्सर का भी दिया, व्हीकल का भी दिया है। तो मैं बोलूं फिक्सर और व्हीकल दोनों का अपने को अकाउंट बनाना पड़ेगा। व्हीकल अकाउंट, डेप्रिसिएशन दिया ना, तो कुछ तो करना पड़ेगा ना भाई। उसके बाद प्रोसीड्स ऑन डिस्पोजल, वो तो है, फिर प्रॉफिट दिया है, बस इतना सही है। टोटल हमने कितना अकाउंट बनाया देख लेते एक बार। एक, दो, तीन, चार, ठीक है। चलो और क्या, लिखने का स्टार्ट करते हैं। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, प्रोविजन फॉर टैक्स कितना है? ओपनिंग में देखना 1000। ओ ओ ओ, फिर से बैलेंस ब्रॉट डाउन 1000। टू बैलेंस कैरिड डाउन 1500। प्रपोज डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1000 टू बैलेंस कैरिड डाउन 2000। फिक्सर, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन फिक्सर 11000।
17,000। व्हीकल, बैलेंस ब्रॉड डन व्हीकल 8,000। अब देखते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया। अब ये जो टैक्सेशन है ना, ये आपने प्रोवाइड किया टैक्सेशन, समझे ना। तो जब आप टैक्सेशन प्रोवाइड करते हो तो आपको याद है कि पीएनएल से कम होता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1,500। समझा। ऑपरेटिंग में से माइनस। सर इस बार ये नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया हुआ है, तो फिर अपने को जरूरत नहीं है। ठीक है। अब नेक्स्ट वाला देखो, डिविडेंड डिक्लेयर, मतलब पीएनएल में से डिक्लेयर हुआ, पीएनएल अप्रोप्रिएट हुआ बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2,000। तो पे कितना किया वो देखते हैं। तो ये आएगा प्रपोज डिविडेंड ना, तो ये फाइनेंसिंग में से माइनस होगा। समझा बात को ये। अब उसके बाद देखो, उसने डेप्रिसिएशन दिया फॉर द ईयर। फॉर द ईयर जो डेप्रिसिएशन दिया है वो ये बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 1,000, और इसका भी डेप्रिसिएशन दिया बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 2,500। बराबर है। अब इसमें कुछ करने का जरूरत है, क्योंकि जो प्रॉफिट दिया वो आफ्टर टैक्स ही, बिफोर टैक्स ही दिया। जब प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया तो एडजस्टमेंट करने का जरूरत नहीं है। समझा क्या? अब देखो उसने डिस्पोजल दिया, डिस्पोजल मतलब सेल। तो डिस्पोजल आपने कितने में किया है? डिस्पोजल आपने 1,700 में डिस्पोजल किया, 1,700 में आपने डिस्पोजल किया। किसको? व्हीकल को, बाय कैश बैंक 1,700। तो आपको प्रॉफिट हो गया 700। समझ में आया क्या? हाँ, इसका करना पड़ेगा। किसका? इसका। इन्वेस्टिंग प्लस। सर इसका नहीं करोगे? अरे नहीं करने का है, क्योंकि जो ऑलरेडी प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया हुआ है, तो अपने को करने का नहीं है। समझ में आया क्या आपको? हो गया, बस इतना ही है। तो मैं इसको क्लोज करो अभी। ठीक है। इधर आया तो परचेस, और जब क्योंकि इधर आया तो इन्वेस्टिंग का प्लस।
इधर आया फिर से टू कैश बैंक अकाउंट, मैं बोलू इन्वेस्टिंग का माइनस, सॉरी ये माइनस हो गया, इसके लिए मेरे को झट से याद आया ये माइनस है, ये भी हो गया एंड ये भी हो गया। तो अभी तो हम लोग को सॉल्व ही करना है। कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ओके, तो उसके लिए पहले अपने को चाहिए नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो कितना है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 4500। एंड आई एम कंप्लीटली सॉरी, अपने को ना डेप्रिसिएशन ऐड करना, मैं भूल गया फिर से बात को बताना कि अपना जो डेप्रिसिएशन होता है ना वो ऐड करना होता है। मतलब हमको कैश प्रॉफिट लाने के लिए, हमको सिर्फ क्या लाने के लिए, कैश प्रॉफिट लाने के लिए ये सब एडजस्टमेंट देना होता है। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, दिस इज माय मेजर मिस्टेक, प्लीज अपोलोजाइज। ठीक है, मैं फिर से एक बार ऊपर से करेक्शन कर देता हूँ, अभी तक हमने उन्हें लिया है हर बार। ये इसका जरूरत नहीं क्योंकि ऑलरेडी प्रॉफिट बिफोर टैक्स ही है, ये लेना पड़ेगा। अच्छा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स है तो इसकी भी जरूरत नहीं है अपने को, क्योंकि ऑलरेडी ये जो मिला है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, बल्कि अप्रोप्रिएशन तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में होता है, आफ्टर टैक्स के बाद होता है। ठीक है ना। ये डेप्रिसिएशन प्रॉफिट में ऐड करने का, फिर ये डेप्रिसिएशन प्रॉफिट में ऐड करने का, फिर ये प्रॉफिट में से लेस करने का। एड डेप्रिसिएशन ऑन फिक्सचर 1000 रुपया, एड डेप्रिसिएशन ऑन व्हीकल्स 2500 बराबर, लेस प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ व्हीकल्स 700। तो अपने को अभी कैश प्रॉफिट मिलेगा 4500 प्लस 1000 plus 2500 minus 700, so this will be 7300। अब चेंज इन करंट एसेट और करंट लायबिलिटी देख लेते हैं। अब ये तो एकदम बढ़िया ही है, चेंज इन करंट एसेट और करंट लायबिलिटी कैसे मालूम है, देख लो। स्टार्टिंग से ट्रेड पेएबल कम हो गया, मतलब मैंने पे किया, अरे उल्टा देखना पड़ता ना, बढ़ गया ना, तो 2500 से ये 4000 हो गया, मतलब मैंने पैसा नहीं दिया इसके लिए बढ़ गया, 1500 से बढ़ गया, टैक्सेशन का झंझट निकल गया, डिविडेंड पेएबल का झंझट निकल गया। फिर उसके बाद शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट को आप करंट असेट में ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसा। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है तो ले लो, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करंट असेट ही हो गया। तो इन्वेस्टमेंट बढ़ गया, क्यों बढ़ गया, क्योंकि परचेज किया आपने।
₹1000। ठीक है, फिर उसके बाद करंट एसेट में इन्वेंटरी, इन्वेंटरी बढ़ गया 3000, मतलब नहीं बिका। ट्रेड रिसीवेबल बढ़ गया, ट्रेड रिसीवेबल बढ़ गया मतलब डेटर से पैसा जो आना था वो नहीं आया, इसके लिए तो बढ़ गया ना डेटर। $2800 लेस टैक्स पेड, ₹1000, तो ये आएगा 1800। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, उसमें सबसे पहले अभी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का देखना पड़ेगा ना कि ये देखो, ये परचेज ऑफ फिक्चर 7000, पहले परचेज ऑफ फिक्चर लिखता हूँ। $7000, परचेज ऑफ व्हीकल 8000, सेल ऑफ व्हीकल 1700, बराबर। और कुछ फिलहाल तो नहीं लग रहा है, तो -7000 -8000 प्लस 1700, ये आएगा 13300। नंबर 3, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, इसमें देखो डिविडेंड पेड है, कितना पेड है डिविडेंड? ₹1000। अब देखो ऊपर से, इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, वो कितना है? ₹10,000। तो मैं बोलो ₹9,000, दो ही है, जाकर कुछ नहीं है। 4, ओपनिंग कैश बैलेंस 8,500, देखो आया 6,000। यहाँ पे अपना मिस्टेक क्या हो गया मालूम है? अपने को नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स मिला, मतलब अपने को ऐसा रहना चाहिए था कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स मिला, टेंशन नहीं है,
बट उसके ऊपर तो पूरा अपने को एडजस्टमेंट तो करना पड़ेगा, तब जाके हम लोग कैश प्रॉफिट पे पहुंचेंगे, बराबर कि नहीं? देख लो और क्या। ठीक है, ये कौन सा दर है? ट्वेंटी फोर हो गया, 24 हो गया। अभी लास्ट अभी बोल सकते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 25। वेरी सिंपल सम्स है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक बार देख लेते हैं सम्स को। देखो एक क्वेश्चन है, विजय गणपति, ये क्वेश्चन मई 2003 में पूछा था, और तभी ये क्वेश्चन 20 मार्क्स के लिए कुछ पूछा था लगता है, आई डोंट रिमेम्बर द मार्क्स, बट 20 मार्क्स का कुछ ये क्वेश्चन था। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन का क्या रिक्वायरमेंट है, काफी बड़ा क्वेश्चन है बट अच्छा क्वेश्चन है। असेट्स में देखो ओपनिंग क्लोजिंग अलग से बना के दिया है, लैंड एंड बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी, इन्वेस्टमेंट है, इन्वेंटरी है, बिल रिसीवेबल है, डेटर है, कैश एंड बैंक है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस है, फिर वॉलेंटरी सपरेशन पेमेंट है, फिर लाइबिलिटी में आएगा तो इक्विटी शेयर कैपिटल है, 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, फिर कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व है, फिर कैपिटल रिजर्व है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, 9% डिवेंचर है, सन्ड्री क्रेडिटर है, बिल्स पेएबल है, लाइबिलिटी फॉर एक्सपेंस है, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है, फिर प्रपोज डिविडेंड है। एडजस्टमेंट पे ध्यान देते, पार्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट वाज सोल्ड फॉर 70,000। ठीक है, तो अपने को इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाना पड़ेगा। उसके बाद अ पीस ऑफ लैंड हैज बीन सोल्ड आउट फॉर 1,50,000। पीस ऑफ लैंड मतलब लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट, and balance land was revalued. Okay, capital reserve consists of profit on sale and profit on revaluation. अच्छा, तो कैपिटल रिजर्व में जो बैलेंस था वो इसका ही बैलेंस था, तो अपने को मालूम पड़ जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट। फिर एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर प्लांट एंड मशीनरी के बारे में कुछ बोला है, तो मैं क्या करता हूँ, पहले प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट बना लेता हूँ। प्री एक्विजिशन डिविडेंड रिसीव्ड वाज एडजस्टेड अगेंस्ट कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में, तो हम लोग ने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट अकाउंट बना लिया है, तो जो प्री एक्विजिशन डिविडेंड मिला वो हमने इन्वेस्टमेंट में एडजस्ट कर लिया है। ठीक है, उसके बाद डायरेक्टर है प्रपोज 15% डिविडेंड फॉर द करेंट ईयर। ओके, तो प्रपोज डिविडेंड का एक अकाउंट बनेगा,
एक सेकेंड, आई एम रियली सॉरी, मैं भूल गया रिकॉर्डिंग का, और मैंने रिकॉर्डिंग बटन बंद कर दिया, मेरे को याद भी नहीं। तो अभी देख लो, देखो कौन सा अकाउंट हम लोग बना रहे हैं। देख लो कौन सा अकाउंट हम लोग बना रहे हैं, देख लो। वॉलेंटरी सेपरेशन पेमेंट, प्रोविजन फॉर टैक्स, फिर 9% डिवेंचर, कैपिटल रिजर्व का हम लोग बना रहे, फिर जनरल रिजर्व, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो अभी तक मैंने क्या किया है, सिर्फ है ना बैलेंस को पोस्ट किया, सिर्फ बैलेंस को, उसका उसका बैलेंस को उसके उसके जगह पे लिखा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इन्वेस्टमेंट है ना हमने बेचा, देखो इन्वेस्टमेंट हमने बेचा, कितने में बेचा, 70,000 में, बट 50,000 का इन्वेस्टमेंट 70,000 में बेचा, तो 20,000 का प्रॉफिट हो गया। तो ये इन्वेस्टमेंट ऐड होगा और ये प्रॉफिट में, और ये जो आपको मिलेगा ये प्रॉफिट में से लेस करने का। A piece of land has been sold out for rupees 1,50,000. आपने एक जमीन का टुकड़ा बेचा है, पीस ऑफ लैंड हैज बीन सोल्ड आउट फॉर रुपीज 1,50,000। सोल्ड आउट फॉर रुपीज 1,50,000, जिसका कॉस्ट है 1,20,000। अब समझे क्या, जिसका कॉस्ट ही क्या है, 1,20,000। तो आपने बेचा कितने में, बाय कैश बैंक 1,50,000, अर्थात कितने का, 1,20,000 का। बराबर। अब आगे देखो, रुको रुको आगे पढ़ो तो सही। एंड बैलेंस ऑफ लैंड वाज रीवैल्यूड, और बचा हुआ जो लैंड था ना वो आपने रीवैल्यू किया, बचा हुआ लैंड आपने क्या किया, रीवैल्यू। तो आपने टोटल कितने में रीवैल्यू किया, देखो मैं आपको बताता हूँ। आपको प्रॉफिट हुआ, अभी देखो हुआ क्या। पीस ऑफ लैंड हैज बीन सोल्ड आउट फॉर रुपीज 1,50,000, आपने 1.5 लाख रुपए का लैंड एंड बिल्डिंग बेचा। अब जो आपको 30,000 रुपए का जो प्रॉफिट हुआ है, वो प्रॉफिट को आपने कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किया, कितने का, 30,000 का। तो इधर 30,000 का कैपिटल रिजर्व में मैं ट्रांसफर करूंगा। ध्यान से सुनो कंसेप्ट को, बाय लैंड 30,000, बराबर। अब दूसरा देखो, एंड बैलेंस लैंड वाज रीवैल्यूड। अब कोई बैलेंस अगर बचता है तो वो रीवैल्यूड है। अब जो बैलेंस अगर कोई लैंड बचता है तो वो रीवैल्यूड है। तो अभी आप कैलकुलेट करो कि बैलेंस लैंड कितना बचा। देखो ये 1 लाख, ये 2,50,000 होगा, तो ये भी 2,50,000 होगा, उसमें से 2,30,000 निकालोगे तो क्योंकि कैपिटल रिजर्व में जो पैसा है ना वो रीवैल्यूएशन ऑफ लैंड का है। कैपिटल रिजर्व में जो पैसा दिख रहा है वो रीवैल्यूएशन ऑफ लैंड का है। समझ में आया। तो कैपिटल रिजर्व में देखो आपको यहाँ पे बैलेंस दिखेगा, कितने का बैलेंस दिख रहा है। तो कैपिटल रिजर्व में जो बैलेंस है वो बैलेंस दो अमाउंट से बना हुआ है। एक 30,000 का जो लैंड का रिवैल्यूएशन था उसका, बराबर, और एक 70,000, मतलब हमने 70,000 में लैंड को रिवैल्यू किया। देखो तो कैपिटल रिजर्व में जो पैसा है ना उसमें से पहला पैसा 30,000 का था और बचा हुआ 70,000 का था। अब देखो तो सही, 70,000, शिट।
पूरा अटक गया। एक सेकेंड ना, मैं स्टॉप शेयर्स करता हूँ। तो 70,000। अब गलती क्या हो गया मालूम है, ये एक्चुअली है ना 1,50,000 आना चाहिए, मैंने गलती से वो लिखा है। पीसी पूरा स्टॉक हो गया अभी। हाँ, ये 1,50,000 है, वो उसका क्लोजिंग बैलेंस है। तो देख लो उधर लिखा हुआ है। तो देखो ये 70,000 आपका डिफरेंस आएगा। दो बार लिखने का जरूरत नहीं है, बट दोनों बार मैंने इसीलिए लिखा है क्योंकि ये सेल वाले का है और ये कैपिटल रिजर्व में जो डिफरेंस है वो। तो जब आप इसको क्लोज करोगे ना तो आपको 3 लाख रुपए बैलेंस आएगा। ठीक है, 3 लाख रुपए का आपको बैलेंस आएगा। ये जो पहला देखो उसने क्या बोला है, कैपिटल रिजर्व में जो पैसा है ना वो दो पैसा है। वो दो दो कैपिटल रिजर्व दो लोगों से बना हुआ है। पहला तो जो आपने लैंड एंड बिल्डिंग बेचा उसका 30,000 के प्रॉफिट से बना, और दूसरा जो लैंड है दूसरा वो रिवैल्यूएशन ऑफ लैंड है। तो ये मैंने आपके लिए सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए बनाया। समझ में आया? अब दूसरा देखो, एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर द प्लांट वॉज सोल्ड फॉर ₹90,000। At the beginning of the year the plant was sold। ये आपका प्लांट है। अब हम लोग बेच सकते हैं प्लांट को। पहला डेप्रिसिएशन उसका निकालते हैं, फिर प्लांट को बेचते हैं। तो ओरिजिनल कॉस्ट 70, 50, 20,000 का डेप्रिसिएशन होगा। अब बेचा कितने में? 90,000 में। तो 20 का माल 90 में बेचा तो 70,000 माइनस 50,000, 20,000। 20,000 का माल आपने 90 में बेचा। उसके बाद एंड डिबेंचर वर्थ ₹1 लाख वॉज इश्यूड। तो ये अलग है, तो पहले इसके ऊपर देख लेते हैं। तो प्रॉफिट कितने का हुआ आपको? ठीक है, तो WDV कितना? 50, आपने बेचा 90, मतलब 40,000 का प्रॉफिट हुआ आपको। अब आगे, डिबेंचर्स वर्थ वेर इश्यूड। डिबेंचर वर्थ ₹1 लाख वॉज इश्यूड एट पार एज अ पार्ट कंसिडरेशन फॉर प्लांट एक्वायर्ड वर्थ ₹4.5 लाख। तो 4.5 लाख मतलब डिबेंचर वर्थ ₹1 लाख वॉज इश्यूड एट पार। तो आपने 1 लाख रुपए का डिबेंचर इश्यू किया क्योंकि आपने प्लांट खरीदना था। तो प्लांट इश्यू करके मतलब प्लांट खरीद कर आपने डिबेंचर इश्यू किया। कितने का डिबेंचर इश्यू किया? 1 लाख का। प्लांट आपने कितने का खरीदा? 4.5 लाख का। तो बचा हुआ प्लांट के लिए आपने क्या किया? 3.5 लाख का कैश दिया। समझ में आ रहा है? अब डिबेंचर की बात करते हैं। प्लांट खरीदा ना आपने 1 लाख का। समझ में आया? चलो इधर ही बोलो किधर जाता है ये। लैंड एंड बिल्डिंग है ये देखो ये इन्वेस्टमेंट इधर गया। लैंड एंड बिल्डिंग का किधर जाता है? इन्वेस्टिंग प्लस। ठीक है,
प्लांट एंड मशीनरी का बोलो, डेप्रिसिएशन ऐड होना चाहिए ना, ऐड प्रॉफिट में डेप्रिसिएशन, इन्वेस्टिंग प्लस प्रॉफिट में से लेस, फिर इन्वेस्टिंग माइनस प्री एक्विजिशन डिविडेंड रिसीव्ड। आपको प्री एक्विजिशन डिविडेंड मिला है, प्री एक्विजिशन डिविडेंड मिला, तो प्री एक्विजिशन डिविडेंड आपने इन्वेस्ट में ही एडजस्टमेंट किया है, ऐसा उसने बोला है यहाँ पे, तो आपको इन्वेस्टमेंट में लेना पड़ेगा बाय प्री एक्विजिशन डिविडेंड 5000, क्योंकि आपको मिला है डिविडेंड कैश में, तो आप क्या किधर लिखोगे, इन्वेस्टमेंट के प्लस में। ठीक है, क्यों, और वो इन्वेस्टमेंट में एडजस्ट है, प्रॉफिट में नहीं आएगा। देखो ये डिविडेंड प्री एक्विजिशन डिविडेंड है, तो इसको प्रॉफिट में हम लोग एडजस्ट नहीं करते। डायरेक्टर ने प्रपोज 15% डिविडेंड, तो प्रपोज किया 15% डिविडेंड बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कितना बोलो 15%, तो इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है, अब चेक कर लो ना, इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है, 15% कितना आएगा, तो 6 लाख का 15% 90,000, ये 90,000 प्रॉफिट एंड लॉस में भी आना चाहिए, क्योंकि ये जो हम लोग जो प्रॉफिट एंड लॉस बना रहे हैं, ये प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन है, याद रखना, इसमें जो अपने को मिलेगा वो प्रोविजन, वो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स मिलेगा, समझे ना। आगे, वॉलेंटरी सेपरेशन कॉस्ट ऑफ 50,000 वाज एडजस्टेड अगेंस्ट जनरल रिजर्व, तो वॉलेंटरी सेपरेशन कॉस्ट किधर, ये वॉलेंटरी सेपरेशन कॉस्ट, इसका 50,000 आपको एडजस्ट करने का जनरल रिजर्व में, मतलब जनरल रिजर्व इधर लिखने का बाय जनरल रिजर्व, इसका अमाउंट 50,000 का अमाउंट जनरल रिजर्व के सामने सेट ऑफ होगा, तो जनरल रिजर्व ढूंढो अभी किधर है, वॉलेंटरी सेपरेशन कॉस्ट 50,000, इज दैट क्लियर। आगे, इनकम टैक्स लाइबिलिटी फॉर द ईयर, इस साल का इनकम टैक्स लाइबिलिटी फॉर द करेंट ईयर, यही है, तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस 1,35,000, प्रॉफिट में ऐड होगा, फिर डेप्रिसिएशन of 15% has been written off from plant, प्लांट में से डेप्रिसिएशन राइट ऑफ करने का, ये प्लांट है, प्लांट में से डेप्रिसिएशन कैसे राइट ऑफ करोगे, सिंपल है, बोलो कैसे, अब कितना डेप्रिसिएशन आएगा वो आपको कैलकुलेट करने का है। देखो अमाउंट देखना, मैं आपको बताता हूँ, देखो 5 लाख का आपके पास प्लान था, उसमें से 5 लाख में से 50,000 WDV निकाल दो, क्योंकि आपने बेच दिया, बराबर, वो आपने बेच दिया, प्लस 4.5 लाख का आपने नया खरीदा, इसका 15%, उसमें से 20,000 का डेप्रिसिएशन पहले माइनस कर दिया, 20,000 का डेप्रिसिएशन तो पहले आ गया ना, अरे समझा क्या, 5 लाख का कॉस्ट है, उसमें से 50,000 का आपने बेच दिया, प्लस 4.5 लाख का आपने खरीदा,
माइनस पहले से 20,000, मतलब जो डेप्रिसिएट है उसका 15% निकालो पहला। 5 लाख माइनस 50,000 प्लस 4,50,000 इंटू 15%, 1,35,000 माइनस 20,000, तो बोलो 1,15,000 रुपए आएगा। समझ में आया? 1,15,000 रुपया आने वाला है। अब ये 1,15,000 का इफेक्ट कहां पे आएगा? देखो, ऐड प्रॉफिट। प्रॉफिट में हम लोग क्या करेंगे? ऐड करेंगे। ये समझा आपको? अब एक 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 अभी क्लोज करके आते हैं। सेवेंटी प्लस 5, ये 1,25,000, 1,25,000 माइनस करोगे तो 25,000, और ये हो गया आपने परचेज किया। इसका मतलब तो मैं बोलूं ये कहाँ पे आएगा? इन्वेस्टमेंट में से माइनस होगा, क्योंकि आपने क्या किया? परचेज। लैंड एंड बिल्डिंग का तो काम ही खत्म कर दिया हमने। अब प्लांट एंड मशीनरी कहाँ थे? 20,000 प्लस 90,000 प्लस 1,15,000 प्लस 7,65,000, 9,90,000। 20,000 प्लस 90,000, 1,15,000, 65,000, तो 9,90,000 माइनस 5,40,000, 1,00,000, 3,50,000। ओके, टैली हो रहा है। क्यों टैली हो रहा है? परचेज भी आ गया, सेल भी आ गया, कुछ बचा है नहीं उसमें। यहाँ पे ना गए साल का पे करोगे ना, 1,50,000, 1,50,000 ये आपने पे किया टू कैश बैक। अब इसको अपन क्या लिखेंगे? फिनांसिंग में से माइनस। अब ये कुछ अमाउंट आपने एडजस्ट किया, बराबर? तो 50,000 प्लस 1,25,000, तो ये 1,10,000। अब 1,10,000 का हमने पेमेंट किया। 1,10,000 का हमने क्या किया? पेमेंट। अब ये वॉलेंटरी सेपरेशन पेमेंट या एम्प्लॉय से रिलेटेड होता है, मतलब ऑपरेटिंग में से माइनस। तो कैश बैंक 1,95,000। तो आपने 1,00,000 रुपए का टैक्स का पेमेंट किया। बोले किधर जाएगा? ऑपरेटिंग में से माइनस, बराबर?
अब 9% डिबेंचर का बोलो। बाय कैश बैंक इशू किया आपने, फिनांसिंग में प्लस, कैपिटल रिजर्व का टैली हो गया। अब जनरल रिजर्व में जो डिफरेंस आएगा, अब प्रॉफिट में कितना ट्रांसफर किया कोई बता सकता है? 1 लाख रुपए आ रहा है। अब इधर जो आ रहा है ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। मतलब ऐसा हो गया कि इस बार प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जनरल रिजर्व से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर किया पैसा। समझ में आ रहा है? जनरल रिजर्व से प्रॉफिट एंड लॉस में पैसा ट्रांसफर किया है। उसने जनरल रिजर्व के ऊपर ना कुछ बोला है, अपन ने ना बराबर से सुना नहीं है। देखो ना एक बार पढ़ो, मेरे को थोड़ा सा कुछ डाउट है इसमें। यस 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 यस, अब बरोबर से ना देखो, सम्स को ना देखो, ये पैसा प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं जाएगा, ये पैसा ना कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में जाएगा। क्योंकि रिडम्पशन, आप है ना रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर पढ़ोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि जनरल रिजर्व में से पैसा ना सीआरआर में डालना पड़ता है, तब जाके पैसा रिडीम होता है। तो यहाँ पे अपन को ये रीजन मिल गया है कि जो जनरल रिजर्व में से जो डिफरेंस आ रहा है 1 लाख रुपए का, वो कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में पैसा गया है। समझ में आया? तब जाके वो कैपिटल रिडीम हुआ है। देखो आप जाके ऊपर चेक करो, ऊपर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना है? 2 लाख, बल्कि क्लोजिंग में कुछ नहीं है, मतलब इस अमाउंट से वो रिडीम किया है, ये वाला अमाउंट से रिडीम किया हुआ, ऐसा है वो। अब प्रॉफिट एंड लॉस में क्या क्या आएगा चेक करो, और क्या इसमें तो कुछ है ही नहीं। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बोलो, असेट चेक करो। अब देख रहे हो प्रिलिमिनरी एक्सपेंस राइट ऑफ किया 25,000 का 10,000 का, मतलब राइट ऑफ क्या है? 15,000 रुपए अपने राइट ऑफ किए, बराबर। मेरे ख्याल से इतना ही है। 90,000 प्लस 15,000 प्लस 70,000, 1,75,000 माइनस 50,000 by current year profit after tax. Cash flow statement. Cash flow from ऑपरेटिंग एक्टिविटी। उसके पहले ना एक बार ऊपर जाके नीचे आता हूं।
प्रपोज डिविडेंड लिख लिया ना पीएनएल में। प्रोविजन फॉर टैक्स भी है। जनरल रिजर्व भी हो गया। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1,25,000 ठीक है। अब एड प्रोविजन फॉर टैक्स, एड प्रोविजन फॉर टैक्स कितना है वो 1,35,000। अब जितने भी नॉन कैश एक्सपेंडिचर है वो सबको ऐड करते जाने का और नॉन कैश इनकम को लेस करने का। और क्या, ये देखो प्रॉफिट है, इसमें लेस करना पड़ेगा, लेस। ठीक है, ये लैंड एंड बिल्डिंग में कुछ नहीं है। प्रॉफिट से रिलेटेड देखो ना, ये देखो यहाँ पे डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी 20,000, total 1,35,000. Depreciation on plant and machinery total 1,35,000 and profit 40,000. $40,000. ये प्लांट एंड मशीनरी का हो गया। प्रपोज डिविडेंड में तो कुछ नहीं है जो ऑपरेटिंग से रिलेटेड है। ये देखो वॉलंटरी सेपरेशन पेमेंट में है, इसको लेते हैं। मैं कैश को कन्वर्ट कर रहा हूँ, मैं उसको कैश में कन्वर्ट कर रहा हूँ, मुझे को पहले वो चाहिए। ये हो गया ना प्रॉफिट में ऐड करके, यस। तो ये 3,35,000 आएगा। अब changes in current assets and current liability, उसमें इन्वेंटरी बढ़ गया 5,000, डिक्रीज इन बिल रिसीवेबल 5,000, फिर इंक्रीज इन सन्ड्री डेटर 1,30,000 माइनस 1,75,000 तो 45,000 बढ़ गया ना, तो पैसा आया, बढ़ गया ना, मतलब पैसा नहीं आया, डेटर है ना, ओके। फिर वॉलेंटरी सेपरेशन पेमेंट
ठीक है ठीक है ठीक है। फिर सन्ड्री क्रेडिटर बढ़ गया, 15,000। फिर डिक्रीज इन बिल पेएबल, 10,000। फिर इंक्रीज इन आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी, 10,000। ठीक है। अब 3,35,000 -5 +5 -45 +15 -10 +10, 3,05,000 लेस पेमेंट ऑफ वॉलेंटरी सेपरेशन कॉस्ट, 1,10,000 लेस टैक्स पेड, 1,00,000 लेस 1,10,000 95,000। एक बार देख लो करेक्शन कुछ है क्या, बिकॉज आई एम थिंक, मेरे को तो लग रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है दया। अब देखो यहाँ पे ना, अपने को इंटरेस्ट लेना चाहिए था, क्योंकि इंटरेस्ट नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस होगा। एंड अपने बात किया बट लिया नहीं, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर दो गया, कितना इंटरेस्ट डिबेंचर कितना, 2,00,000। 2,00,000 है क्या, देख लो एक बार। 2,00,000 बराबर ना, तो कितना आएगा 18,000। अब देखो 1,25,000 प्लस 1,35,000 -20 प्लस 1,35,000 -40 प्लस 18,000, 3,53,000 -45 plus 50, 3,23,000 माइनस 1,10,000 माइनस 1,00,000, तो 1,13,000 आएगा। क्योंकि इंटरेस्ट है तो उसका डिबेंचर आना चाहिए ना। समझा कि नहीं। अब नेक्स्ट में कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब बोलो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से रिलेटेड क्या क्या है, जितना जितना आपने ऊपर देखा वो सब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से रिलेटेड है। तो अब एक एक नाम बोलते जाओ। सबसे पहला सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, 1,50,000 ऊपर लिखा है ना, देख लो।
फिर सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 90,000 में बेचा आपने। थोड़ा थोड़ा याद था तो वही लिख रहा हूँ। एक परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, आपने प्लांट एंड मशीनरी खरीदा भी तो है। फिर आपने देखो इन्वेस्टमेंट बेचा है, सब अपने पास टेक्स्ट बुक में है, और आप तो है ना वही देखो जो ऊपर लिखा हुआ है ना, उसमें से देखना। फिर उसके बाद आपको ना डिविडेंड मिला मालूम है? 5,000, और आपने उसमें एडजस्ट किया था बराबर ना। फिर आपने इन्वेस्टमेंट में कुछ परचेज किया, 25,000। 1,50,000 प्लस 90 माइनस 3,50,000, मेरे को लगता है माइनस 60,000 है। 3 कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ठीक है। उसमें अब देखोगे तो जो आपने इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर था ना वो भी पे किया है। बराबर। फिर उसके बाद आपने डिवेंचर इशू किया है, ऊपर जाके देख लो लेजर में, इशू करने से आपके पास पैसा आया। फिर उसके बाद आपने इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, 1 लाख रुपया पैसा आया। फिर आपने रिडीम किए, रिडेम्पशन ऑफ 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिडीम किया 2 लाख रुपया। ये ओपनिंग में था नहीं, सीधा क्लोजिंग में, ओपनिंग में था क्लोजिंग में नहीं है, मतलब आपने रिडीम किया। फिर आपने डिविडेंड पे किया, $60,000। कुछ कुछ याद रहता है, कुछ कुछ याद नहीं रहता है। अभी क्या रहे क्या, ये 78,000 माइनस में आ रहा है। फोर्थ वन, ओपनिंग कैश 90,000 है, $1,13,000 माइनस 60,000 माइनस 78,000 प्लस 90,000। थैंक गॉड 65,000 आ गया। इसमें क्या होता है ना प्रॉब्लम, इसमें ना आपको सिर्फ कैश के बारे में सोचना है, बाकी किसी के बारे में आपको नहीं सोचना। और सिर्फ अगर आपने कैश के बारे में सोचा तो यू आर विन, आप जीत गए। और यहाँ पे अपना ये टॉपिक का सम्स खत्म होता है, मतलब यहाँ पे अपना पूरा का पूरा टॉपिक खत्म होता है।
अब इसके अपार्ट में मेरे को इस टॉपिक में और कुछ लेना है। यस, वो क्या मुझे पढ़ाना है वो आउट ऑफ द वे, मतलब इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखना, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पे कॉपी कर लो, तब तक मैं वो क्वेश्चन ढूंढता हूँ। ठीक है, अब देखो, मैं आपसे पानी पीते पीते बात कर रहा हूँ। ये कितना था क्वेश्चन? 25, 26। देखो, इंटेलिजेंट लिमिटेड करके क्वेश्चन है। अभी ये क्वेश्चन कैसा है मालूम है, वो आपको है ना 4 मार्क के लिए भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि एक्टिविटी देगा और आपको पहचानने के कि कौन से एक्टिविटी में आता है। इंटेलिजेंट लिमिटेड और नॉन फाइनेंशियल कंपनी, नॉन फाइनेंशियल कंपनी मतलब ये बैंक तो नहीं है। एज अ फॉलोइंग एंट्रीज इन इट्स बैंक अकाउंट, उसने बैंकों के साथ एंट्री की है, समझा? तो अभी तुम देख के बताओ कि कौन से कैटेगरी में आता है। नंबर 1, लोन्स एंड एडवांसेस गिवन टू द फॉलोइंग एंड इंटरेस्ट अर्न ऑन देम। तो आपने लोन्स एंड एडवांसेस सप्लायर को दिया है, सप्लायर को आपने लोन्स एंड एडवांसेस दिया, मतलब सप्लायर को अपने एडवांस में पैसा दिया, सिंपल में, तो क्रेडिटर है, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आता है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी, एम्प्लॉय को दिया है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, सब्सिडरी को दिया इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टमेंट मेड इन सब्सिडरी स्मार्ट लिमिटेड एंड डिविडेंड रिसीव, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी। नंबर 3, डिविडेंड पेड फॉर द ईयर, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अरे समझा क्या? फिर टीडीएस ऑन इंटरेस्ट इनकम ऑन ऑन इन्वेस्टमेंट, आपने टीडीएस कमाया तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कमाया आपने। टीडीएस ऑन इंटरेस्ट अर्न ऑन एडवांस गिवन टू सप्लायर, आपने इंटरेस्ट कमाया, उसका टीडीएस भी आपने कमाया, तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड ऑफ अमाउंट ऑफ लॉस ऑफ फिक्स असेट बाय फायर, तो आपका फिक्स असेट है ना बर्बाद हो गया, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड अगेंस्ट लॉस ऑफ फिक्स असेट बाय फायर, आपका फिक्स असेट है ना आग लग के जल गया, उसके ऊपर आपने इंश्योरेंस क्लेम किया, तो फिक्स असेट इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, उससे मिलने वाला क्लेम भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से ही आना चाहिए। समझ में आया? बस इतना ही है। कॉपी कर लो फटाफट।
ठीक है, अब नेक्स्ट वाला अगर डिस्कस करना है तो और एक ऐसा ही सम्स है, तो मैं डिस्कस कर लेता हूँ आपके लिए, बट सॉल्व तो आप ही को करना पड़ेगा बेटा। क्वेश्चन नंबर देखो एक है, सिर्फ नाम है, टोटल सेल्स है ना 398 करोड़। एक्चुअली तो हमने सॉल्व कर दिया, तो इसका तो जरूरत नहीं है, तो सॉल्व कर दिया। और एक क्वेश्चन है, मैं लेट मी सी। हाँ देखो, क्लासिफाई करना है आपको सिर्फ। एडवांसेस एंड लोन गिवन बाय सुंदरम फाइनेंस लिमिटेड, मतलब हमने सुंदरम फाइनेंस लिमिटेड हमने लोन दिया है, तो गिवन है ना, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी ये सब है ना, ये सब है ना, आप कर सकते हो। 98 में आया था क्वेश्चन, यस 98 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ट्वेंटी सेवन। बस ऐसे ही है, थोड़े थोड़े आपको प्रैक्टिस हो जाएगा अच्छा खासा। 10th वाला में डिस्कस कर, मतलब नेक्स्ट वाला 28। में 18 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कैश रिसीव फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल ऑपरेटिंग एक्टिविटी, मार्केटेबल सिक्योरिटी ऑपरेटिंग एक्टिविटी, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, प्रोसीड्स फ्रॉम लॉन्ग टर्म बोरोइंग फाइनेंसिंग एक्टिविटी, वेजेस एंड सैलरी पेड ऑपरेटिंग एक्टिविटी, बैंक ओवरड्राफ्ट को आप फाइनेंसिंग एक्टिविटी में भी ले सकते हो, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ले सकते हो, बट ऑपरेटिंग फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लेना। परचेज ऑफ गुडविल इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इंटरिम डिविडेंड पेड फाइनेंसिंग एक्टिविटी, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, या कैश इक्विवेलेंट भी चलेगा, मतलब कैश इक्विवेलेंट भी चलेगा, अंडरराइटिंग कमीशन पेड फाइनेंसिंग एक्टिविटी। बस इसके ऊपर है। तो यहाँ पे मुझे खुशी हो रही है बताने के लिए कि आप यहाँ पे आपका अकाउंट्स का मेजर टॉपिक फिनिश हो गया है। यस माय डियर स्टूडेंट्स, आपका मेजर टॉपिक मैंने फिनिश कर दिया है। अभी तो ये खत्म हो चुका है। यस बेटा, अभी तो ये खत्म हो गया है, मतलब आपका ये अगर फिनिश हो गया ना बेटा, तो फिर कोई टेंशन ही नहीं आगेगा। आगे का जरा सा भी टेंशन है, क्योंकि कैश फ्लो स्टेटमेंट और अपना फाइनल अकाउंट मिलाओगे ना, तो 30 मार्क का तो पेपर यही बन गया। कैश फ्लो स्टेटमेंट फाइनेंशियल अकाउंट आप मिलाओगे तो 30 मार्क का पेपर तो बन ही गया, बराबर कि नहीं। फिर उसके बाद हमने पहले भी वो पढ़ा था सिंगल एंट्री, तो एक 10 मार्क का, एक 8 मार्क का क्वेश्चन पकड़ो। कैश फ्लो और फाइनल अकाउंट को मिला के 25 मार्क का पेपर समझ, और अपना सिंगल एंट्री एक 10 मार्क का क्वेश्चन, फिर इंश्योरेंस क्लेम एक 10 मार्क का क्वेश्चन, फिर बोनस इशू एक 5 मार्क का, मैनेजर और डिविडेंड दोनों मिला के 5 मार्क का। समझ में आ रहा है आपको। तुमने मेजर 55 मार्क्स प्लस और भी तो हमने किया है, वो हायर परचेज इंश्योरेंस क्लेम का, हायर परचेज का भी तो 10 मार्क का क्वेश्चन है। तो ऐसा मिला के 65 to 75 मार्क्स का पेपर, इतना टॉपिक करते हो तो भी ऑलमोस्ट कवर हो जाता है। बट नहीं, अपने को तो सभी करना है, क्योंकि हम लोग पढ़ाने भी वाले सभी, और पढ़ना भी पड़ेगा सबको सभी। ठीक है, तो यहाँ पे अपना दी एंड होता है, और इसको अब और प्रैक्टिस करना कैश फ्लो स्टेटमेंट को, क्योंकि लाइफ में एक ही बार सीखना है कैश फ्लो स्टेटमेंट, और खास करके थियरी जो मैंने फर्स्ट डे लेक्चर में लिया था। ठीक है, वो तो आपको तोड़ना नहीं है। ठीक है, बाय, टेक केयर। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मैं प्रोबेबली एडवांस अकाउंट से चालू करूंगा, देखते इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन या तो अमलगमेशन ऐसा टॉपिक है। बाय बेटा।